तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 19। चैप्टर का नाम है प्रदूषण से संबंधित ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो इस समस्या को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस प्रदूषण का मतलब क्या होता है। प्रदूषण का मतलब होता है, अगर इसको सामान्य शब्दों में आप समझेंगे तो प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी। क्या होती है? गंदगी। और आप लोगों को पता है कि गंदगी हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। गंदगी हमेशा क्या होती है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इस चीज को आप लोग समझ गए। अब इसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं। आप लोगों को इस अध्याय में मुख्य रूप से पढ़ना है वायु प्रदूषण। क्या पढ़ना है? वायु प्रदूषण। और इसके साथ ही साथ आपको एक और प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, वो है जल प्रदूषण। बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। वायु का मतलब आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। वायु का सामान्य अर्थ आप लोग बोलते हैं हवा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वायु की परिभाषा दीजिए, आप वायु के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? उसमें आपने पढ़ा कि वायु में जो है 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है लगभग, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लगभग होता है। इसके अलावा बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ये सब मिलकर के वायु बनाते हैं। अगर ये परसेंटेज बिगड़ जाए, ये परसेंटेज हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है ना, कि ऑक्सीजन उसमें 21% हो, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं कि बहुत कम है ना। ये रेशियो अगर बदल जाए तो माना जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई है। वायु में अगर गंदे पदार्थ जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो ज्यादा हो जाएंगे तो उसी को कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु का मतलब हवा, अब प्रदूषण का मतलब गंदगी, यानी हवा गंदी हो जाए, हवा में जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का मिश्रण हो जाए, मिल जाए, तब इसको हम क्या कहेंगे? वायु। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जल प्रदूषण में देखिए, पहले है जल। जल मतलब पानी। पानी तो बहुत सारा होता है। कुछ पानी ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, कुछ पानी ऐसा भी पाया जाता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए पानी सही नहीं है, अगर जो हम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, जिस पानी का उपयोग हम करते हैं, अगर उसमें गंदगी घुल जाए तब उसी को कहते हैं जल प्रदूषण। तब हम ऐसे पानी का पीने के लिए उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर समस्या होगी कि नहीं होगी? अगर यही समस्याओं को आपको पढ़ना है कि वायु प्रदूषण होगा तो क्या समस्या होगी, जल प्रदूषण होगा तो क्या समस्या होगी। अब देखिए वायु प्रदूषण होता कैसे है, आप लोग एक एक करके जो है समझिएगा कि इस वायु प्रदूषण होने का कारण क्या है। बहुत सारे कारण हैं। वायु प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है उद्योग। उद्योग समझते हैं ना? उद्योग नहीं समझते हैं? उद्योग का मतलब कल कारखाना। कल कारखाना समझते हो? जहां पर कोई चीज बनता है ना। वो जैसे अभी यहाँ एक पावर प्लांट लग रहा है, कहाँ पर? आपके बनारपुर। अब ये यहाँ पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी तो यहाँ थर्मल
पावर प्लांट बन रहा है, थर्मल का मतलब होता है कि ये लोग कोयला से या किसी चीज को जला करके बिजली पैदा करेंगे। तो आप किसी चीज को जलाएंगे तो आप पढ़े हैं कि जलेगा कोई चीज तभी जब उसको ऑक्सीजन खूब मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन जब वो बहुत ज्यादा खपत करेगा तो ऑक्सीजन कम होगा और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगा, बहुत सारा जहरीला गैस छोड़ेगा। तो यहाँ का वातावरण जो है प्रदूषित होगा, और वातावरण प्रदूषित होगा तो अनेक बीमारियां होंगी। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? उद्योग। क्या? उद्योग। अब इस उद्योग में बहुत सारे उद्योग हैं। अब इसके बाद देखिए, दिन प्रतिदिन लोग जो है भौतिक संसाधनों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। भौतिक संसाधन का मतलब कि यहाँ से पहले यहाँ से बक्सर लोगों को जाना होता था तो लोग बैलगाड़ी से जाते थे, लेकिन अब कोई बैलगाड़ी से जाता है? अब कोई बैलगाड़ी से नहीं जाता। अब सभी लोग जो है, उसके बाद समय आया साइकिल का। साइकिल लोग इस्तेमाल करते थे तो उसमें किसी ईंधन की खपत नहीं होती थी, लेकिन अब लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं, बहुत सारे साधन हैं, उनमें से किसी साधन का इस्तेमाल करके वो आते जाते हैं। तो वो मालूम है आपको, ईंधन से चलता है। ईंधन से चलेगा, ईंधन जलेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो प्रदूषण। तो इसका मतलब कि जो आने जाने के साधन हैं, यातायात के साधन, इसको क्या बोलते हैं? यातायात। यातायात के जो साधन है वो भी प्रदूषण पैदा करते हैं। इसके अलावा आजकल देखिए बहुत सारे रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं। तो किस लिए छोड़े जाते हैं? जैसे खेती हो रही है, हम लोगों का भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ कुछ कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कुछ ऐसी दवाएं प्रयोग की जा रही हैं जो गैस रूप में जो है उनको मारती। उनको जलाया जाता है, पहले जला करके खेतों में जो है उस गैस को चारों तरफ छोड़ा जाता है। तो इसके द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है। अब इससे नुकसान क्या है? वायु प्रदूषण से कौन से नुकसान है? इससे जो है हम लोग सांस के लिए जो श्वसन तंत्र बना हुआ है, उसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, जीवों का श्वसन जब आपने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए, हमको जो है सांस लेने के लिए जो अंग है वो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा, लंग्स, उससे हम सांस लेते हैं। तो जब इसमें हम श्वास क्रिया में अगर ये प्रदूषित वायु को अंदर लेंगे तो हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा, निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा। तो फेफड़े जल्दी खराब होंगे। धूम्रपान लोग करते हैं, धूम्रपान से भी वायु प्रदूषण होता है। वो खुद तो अपने अंदर, शरीर के अंदर जहर लेते ही हैं, अपने पड़ोसी को भी जहर देते हैं। कैसे? अगर कोई सिगरेट यहाँ पी रहा है तो बगल में बैठा उस सेकेंड स्मोकर कहलाता है, क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता है लेकिन फिर भी उसकी नाक में, मुंह में जा रहा है, उसके फेफड़े में फिर भी सिगरेट का धुआं जा रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से जो है वायु प्रदूषण होता है, और इनसे फेफड़ों संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बल्कि कुछ तंत्रिका तंत्र के भी रोग होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण का जो कारण हम लोग समझेंगे, जल प्रदूषण का अपने आसपास ही देख लीजिए। शहरों में तो बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण है, लेकिन आजकल जल प्रदूषण से गांव भी बचे नहीं। ये जल प्रदूषण पहले गांव
कि कुएं का पानी भी बहुत निर्मल और स्वच्छ होता था। डायरेक्ट लोग कुआं से बाल्टी से पानी निकाल कर पीते थे। आप लोगों को याद होगा, अभी भी कुछ लोग पीते हैं, क्योंकि अभी भी शहरों की अपेक्षा गांव का पानी अभी भी कुछ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो वो पानी जो है अब प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित कैसे कैसे होता है आप लोग जान जाइए। पहले तो इसके प्रदूषण का कारण है कि जो हमारे घरों से पानी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है, वो सही जगह हम लोग उसको जो है उसका निष्पादन ठीक से नहीं करते। जैसे आप लोग रोज कपड़े साफ करते हैं, नहाते हैं, है ना, अनेक क्रियाएं करते हैं, तो उसमें पानी का उपयोग होता है और वो पानी आपके घरों से होता हुआ, नाली से होता हुआ कहीं नदियों में चला जाता है। नदी में चला जाएगा तो नदी का पानी साफ होगा कि गंदा होगा? तो इस तरह भी प्रदूषण हो रहा है। अब इसके अलावा जो उद्योग हैं, ये भी एक कारण है। जल प्रदूषण में भी उद्योगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उद्योग, यानी ये उद्योग कई तरह से प्रदूषण करते हैं। ये उद्योग जल प्रदूषण भी करते हैं और यही उद्योग वायु प्रदूषण भी करते हैं। अपनी चिमनियों का धुआं भी एक तरफ निकाल रहे हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नदियों में बहा देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? इसके लिए नियम बनाया गया है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो नियम बनाए हैं कि आप गंदा पानी, प्रदूषित पानी नदी में डायरेक्ट नहीं बहा सकते, पहले आपको उसको साफ करना होगा। लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह है, साफ नहीं करते हैं लोग, इधर उधर घूस खिलाकर सभी को पानी उसी तरह बहाते रहते हैं। कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। ऐ बालक, कहाँ ध्यान है? इसके बाद घरों का अपशिष्ट, घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो पदार्थ भी पानी में घुल करके नालियों के माध्यम से होते हुए नदियों में पहुंच जाते हैं, और नदियों में पहुंच जाएंगे या पोखरों में पहुंच जाएंगे, जहां भी पानी का गड्ढा होगा वहां पहुंच जाएंगे। और फिर वही जो है पानी विभिन्न कार्य के लिए पशु पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर बीमारी आएगी, है ना। तो बहुत तरह से नुकसान है। अब इसको कम करने का उपाय हम लोगों को, सब प्रदूषण में किस चीज पर फोकस करना है? सबसे ज्यादा फोकस करना है इसके कारण कौन कौन से हैं। बहुत सारे कारण हैं, इन कारणों पर फोकस करना है। और दूसरा चीज कि इसका निवारण क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, उस समाधान को समझना है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। वायु में प्रदूषण हो रहा है, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई बालक या बालिका बताएगा? अगर कोई बता सकता है तो हाथ उठाए कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। या फिर अगर बताना आप चाहें तो जल प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा बताइए, वायु प्रदूषण मैंने बताया कि उद्योगों की बड़ी भूमिका है, तो क्या उद्योगों को बंद कर देना चाहिए? भाई उद्योग में भी कुछ चीजें बनाई जाती हैं जो मनुष्य की आवश्यकता के लिए है ना। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि प्रदूषण भी कम हो जाए और उद्योग भी ना बंद करना पड़े।
या क्या हम लोग नहाना धोना छोड़ दें? तो क्या किया जाए कि जल का प्रदूषण भी कम हो जाए और हम लोग जैसे जो कर रहे हैं वो कार्य भी बाधित ना हो जो आवश्यक है। देखिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले तो जो सरकार के नियम है उद्योगों के लिए प्रदूषण संबंधी, उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। सबसे काम तो यही कर सकते हैं, क्या जो कानून बना हुआ है प्रदूषण संबंधी उद्योगों के लिए, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। यानी कानून का कड़ाई से पालन हो, उद्योगों हेतु जो कानून बने हैं उनका कड़ाई से पालन हो। और दूसरा कार्य हम कर सकते हैं कि जहां आवश्यक हो, बहुत आवश्यक हो, वहीं मोटर वाहनों का प्रयोग करें। मतलब यहां से आपको 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर जाना है, अगर आपके पास समय है तो आप मोटर गाड़ी का प्रयोग न करें, कम से कम करें, अनावश्यक रूप से ना करें। बहुत जरूरी हो तभी इसका उपयोग करें। तो उससे क्या होगा कि वातावरण में धुआं कम होगा। इसके अलावा कुछ नए जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सोलर ऊर्जा हुआ, इनकी तरफ थोड़ा रिसर्च करके जो है कुछ नया बनाया जाए जिससे प्रदूषण भी ना हो और लोग यातायात के साधनों का प्रयोग भी कर सकें। जैसे अभी इस समय मैं देख रहा हूँ बड़ा तेजी से रिसर्च हो रहा है सोलर के माध्यम से, और बैटरी लगा करके जो है लोग गाड़ी मोटर बना रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि मैं जो गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ उसमें पेट्रोल डीजल नहीं पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो वो वायु प्रदूषण गाड़ी नहीं करती। ऐसा भी नहीं है कि बैटरी वाहन बिल्कुल प्रदूषण नहीं करते। बैटरी वाहन तो प्रदूषण नहीं करेंगे, लेकिन वो बैटरी जिस प्रोसेस से बनती है और एक दिन बैटरी खराब हो जाएगी तो वो भी प्रदूषण करती है। अब आते हैं हम लोग जल प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। जल प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहले तो उद्योगों के लिए वही बात जो मैंने बताया, जो कानून बना हुआ है उसको कड़ाई से पालन कराया जाए। कानून ये कहता है कि आप, ठीक है, आपके यहाँ कल कारखाने हैं, आप अपशिष्ट पदार्थ है आपके पास, आप बहाना चाहते हैं नदी में बहा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा प्लांट लगाकर उस पानी को एकदम शुद्ध कीजिए और उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले, उनको अलग कर लीजिए, अलग कर लीजिए और फिर उनका रीयूज कीजिए। लेकिन जो साफ पानी है अब उसको आप नदी में, तो नदी गंदा होगी, प्रदूषित होगी? नहीं होगी। उसी तरह घरों का पानी भी है, घरों का पानी भी साफ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने उपाय बताया था, एक सोख्ता गड्ढा बनाएं, है ना, वो कई गड्ढों में पानी जो है बहाया जाता है और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में जो है पानी जो जो आगे बढ़ता है वो छनता चला जाता है, फिल्टर होता चला जाता है। लास्ट में वो पानी साफ हो जाएगा, फिर उसको जो है बहाया जाए नदी में, तालाब में, पोखरे में, जहाँ भी। अब आप लोग प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को समझ गए होंगे, उसके कारण भी जान गए होंगे क्यों होता है, और इसको रोकने का इसको रोकने का उपाय क्या है, इसको भी आप लोग समझ गए। वायु प्रदूषण के अंदर ही एक चीज और हम लोग समझेंगे। आप लोग पढ़े होंगे वातावरण की विभिन्न परत, है ना।
कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हमारे वातावरण में एक गैस की परत है, ये हम पृथ्वी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है उसको वातावरण कहते हैं। इसकी कई परतें हैं। इसी में एक जो दूसरी परत है, सबसे पहले एक क्षोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल? इसके आगे समताप मंडल। कौन सा? इसी समताप मंडल के निचले सतह में एक गैस की परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है इसका? ओजोन परत। अब ये ओजोन देखिए, ओजोन क्या होता है? ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए इसको O3 कहते हैं। ऑक्सीजन को आप लोग क्या बोलते हैं? O2। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। और ओजोन को क्या बोलेंगे? O3। ये परत हम लोगों को सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, अगर वो किरणें डायरेक्ट हमारी त्वचा पर पड़े तो त्वचा संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती। इन पराबैंगनी किरणों को ये जो परत है ओजोन, ये क्या करती है? अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती। पृथ्वी तक बहुत ही कम मात्रा में वो ओजोन परत आने देती है उन पराबैंगनी किरणों, जिसकी वजह से हम लोगों की त्वचा सुरक्षित रहती। अगर वो डायरेक्ट हमारी त्वचा पर पड़े तो कैंसर हो सकता है, पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को जो है ओजोन परत के क्षरण को बचाना चाहिए, बचाने में योगदान देना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं भाई? एक चीज और जान लीजिए, ये जो ओजोन परत की मोटाई होती है, तो जैसे हम किसी चीज की लंबाई चौड़ाई नापते हैं तो मीटर में नापते हैं ना, उसके लिए एक यूनिट बनी हुई है। तो इसकी मोटाई नापने के लिए जो यूनिट बनी हुई है, जो मात्रक बना हुआ है, उसका नाम है डॉब्सन। क्या नाम है? डॉब्सन। उसके लिए उस यूनिट का क्या नाम है? डॉब्सन। इसी में नाम। अब ये प्रश्न उठता है कि ये ओजोन परत का जो क्षरण होता है कौन सी गैस की वजह से होता है? तो ये होता है कुछ हैलोजेंस है, उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे आप लोग हैलोजेंस क्या होते हैं। क्लोरीन एक गैस का नाम है, क्लोरीन, और वो कुछ गैसों में पाई जाती है, उसी की वजह से इसका क्षरण होता है। जिसमें सबसे ज्यादा ओजोन का क्षरण जो हो रहा था वो एक गैस होती है CFC। हाँ, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका और नाम भी है, ध्यान से सुनिए, शांत रहो और ध्यान से सुनिए, इसका और नाम भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको केवल CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बोलते हैं, इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं फ्रियॉन। क्या बोलते हैं? फ्रियॉन। ये गैस मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, जो ठंडा करने वाला फ्रिज घरों में होता है, उसमें इस गैस का प्रयोग। अब हालांकि इसकी जगह पर कुछ दूसरी गैसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें इस CFC में जो है, ये CFC
वातावरण में जा करके, वातावरण के समताप मंडल में जा करके ओजोन परत का क्षरण करती है। अब इसके बाद आप लोग प्रदूषण में पढ़ेंगे, इस वायु प्रदूषण के अंदर ही ये समझ में आ गया आपको ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण क्या होता है, ध्यान से सुनिए। समताप मंडल में, किस मंडल में? हाँ, वातावरण के समताप मंडल में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो कुछ गैसों जैसे फ्रियान, इस तरह की गैसों की वजह से उनका क्षरण होने लगता है, विघटित होने लगती है। इसी को ओजोन परत का क्षरण कहते हैं। ये क्या हमारे लिए लाभदायक है ओजोन परत, क्या हानिकारक है? लाभदायक। क्या कार्य करती है? हाँ, बताओ सुरभि, क्या काम करती है ओजोन परत? हाँ, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो। क्या नाम है इसका, लड़के का? हाँ, खड़े हो। सूरज, बताओ ओजोन परत का क्या काम है? बात करोगे तो कहां से आएगा? यहाँ हम बता रहे हैं, तुम बात कर रहे हो। बैठो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप पूछिए। आप लोग पूछते नहीं है ना, मैंने बताया पूछने का तरीका। आप लोग हाथ, जिसको भी पूछना हो पहले हाथ खड़ा करेगा, है ना? फिर मेरी इजाजत मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना प्रश्न पूछें। अब आप लोग समझिए कि ये अम्ल वर्षा क्या होगा। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड। और वर्षा को क्या कहते हैं? अम्ल बड़े ही खतरनाक रासायनिक पदार्थ होते हैं। एक अम्ल होता है H2SO4, जिसे आप लोग तेजाब भी बोलते हैं। अब सोचिए कि उसकी वर्षा होने लगेगी तो क्या होगा? हाँ, शरीर को हानिकारक, शरीर को क्षति पहुंचेगी, पेड़ पौधों को भी क्षति पहुंचेगी, घरों को भी क्षति। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक इमारत है जिसका नाम है ताजमहल। नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो संगमरमर का बना हुआ है। किस पदार्थ का? और वहीं पर उसके बगल में एक जिला है मथुरा। उस मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, मथुरा रिफाइनरी। वहां पर पेट्रोलियम पदार्थों का परिष्करण किया जाता है। तो जाहिर सी बात है वहां पर वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि प्रभाजी आसवन, आप लोग पढ़े होंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का परिष्करण किया जाता है। तो भाई इतना बड़ा इंडस्ट्री है तो वायु प्रदूषण करेगा। तो क्या होता है कि वहाँ वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, किस गैस की? सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा बढ़ जाए, इन दोनों गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि बारिश जब होती है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और इसी में बारिश में क्या होता है? पानी होता है ना, H2O। अब ये पानी इस सल्फर डाइऑक्साइड से मिलेगा,
हवा में ये मिल चुका है, बारिश होगी तो आसमान से ही होगी, और उसी हवा में जो है ये है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो मिल करके बना लेंगे एक अम्ल जिसका नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना लेंगे? सल्फ्यूरिक। अब इस अम्ल की वर्षा अगर होती है तो इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। और ये क्या काम करती है कि अम्ल वर्षा अगर किसी ताजमहल जैसे महल पे पड़ जाए जहाँ पर मार्बल और संगमरमर हो, तो चूना पत्थर ये सब जो है ना, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, उसका क्षरण होने लगेगा। जो मार्बल है उसका क्या होगा? क्षरण होने लगेगा, वो गलने लगेगा, नष्ट, उसका रंग खराब होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सांद्र अम्ल वर्षा नहीं होती है, उसका कंसंट्रेशन सांद्रण बहुत कम होता है। सांद्रण का अर्थ क्या होता है? जैसे मोटा और पतला शरबत आप समझते हैं ना, तो ये हल्का वाला शरबत टाइप का समझिए, बहुत हल्का तेजाब होता है लेकिन वो भी नुकसानदायक होता है। ऐसे वो बारिश की बूंदें आपके त्वचा पर गिरेंगी तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन तत्काल कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपकी चमड़ी को धीरे धीरे करके खराब करेंगे। तो अब आप समझ गए कि कैसे वायु प्रदूषण के द्वारा अम्ल वर्षा होती। अब इस अम्ल वर्षा के बाद एक टॉपिक और है रह गया इसमें, और वो है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के साथ साथ हरा ग्रह भी कहते हैं। हरा ग्रह किस लिए कहते हैं? हाँ, पेड़ पौधे। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया कि यहाँ वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, अनेक, और ये सूर्य हो गया, बात मत करो। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो देखिए मैंने बताया कि वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, और इन परतों में जो है वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं ना, और ये गैसें क्या करती हैं कि एक परत बना लेती हैं। जैसे ओजोन ने यहाँ परत बनाया ना एक, इसी तरह बहुत सारी अन्य गैसें भी हैं जो वातावरण में इसी तरह परत बनाकर है। अब क्या होता है कि ये सूर्य का प्रकाश जो है इसमें ऊष्मा भी होती है, गर्मी भी होती है, हीट होती है। अब ये इस परत को छेद करके आ तो जाती है और फिर टकरा कर वापस जाती है, टकरा के वापस भी जाएगी ना पृथ्वी से, लेकिन वापस जा नहीं पाती। इसी, अब ये भाई यहां से आया, गर्मी आने को तो आ गया, लेकिन बाहर निकल के इन गैस की परतों ने उनको क्या किया? घेर लिया, रोक लिया। रोक लिया तो यहाँ पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरा गृह है, हमारा हरा प्लेनेट यानी पृथ्वी हमारा घर है। अब सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन कुछ गैसें जो है इसको बाहर, इस गर्मी को जाने नहीं दे रही हैं। तो ये जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, तापमान का बढ़ने वाला, इसी प्रभाव को कहते हैं हरित गृह प्रभाव। और इस हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा रोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का।
किस गैस का है? यही गैस जो है हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। और एक और चीज जान लीजिए कि अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाए। प्रलय का मतलब पूरा पृथ्वी पानी से डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? पूरा जो पानी, आपको पता है कि ज्यादातर पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा है। कुछ पानी हिमालय पर्वत पर है, ज्यादातर समुद्र में है ना, कुछ आसमान में बादलों के रूप में भी है। तो ये सारे पानी अगर पृथ्वी पर एक जगह गर्मी होगा तो कहीं कोई पानी टिक नहीं पाएगा। जो बर्फ के रूप में सारा पानी क्या होगा? पिघल जाएगा। पिघल करके समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देगा और जो जमीन दिखाई दे रहा है इधर उधर सब डूब जाएगा। तो इस हरित गृह प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एक संतुलित मात्रा में ही, यानी अगर ये 0.03% इतना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसका परसेंटेज चेंज होने लगेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, तो ये हरित गृह प्रभाव होगा और इसकी वजह से प्रलय भी हो सकता है। बस इसमें जो मुख्य टॉपिक थे इस अध्याय में वो इतना ही था। अब इस अध्याय को हम लोग यहीं खत्म करते हैं।